जीवन जड़ तत्वों का उत्पादन नहीं है। जड़ में जीवन पाया जाता है, यह ठीक है, पर यह भी ठीक है कि जीवन सत्ता द्वारा जड़ का संचालन होता है। किंतु यह मान्यता सही नहीं कि जड़ से जीव की उत्पत्ति होती है। यह जीवन जड़ता की एक स्फुरणा मात्र है। अधिक से अधिक यह कह सकते हैं कि जीवन की स्फुरणा से जड़ तत्व में हलचल उत्पन्न होती है और वह अचेतन होने के बावजूद चेतन दिखाई पड़ता है। मूल सत्ता जड़ की नहीं, चेतना की है। चेतन से जड़ का संचालन, परिवर्तन, परिष्कार हो सकता है, किंतु जड़ में ना तो जीवन उत्पन्न करने की शक्ति है और ना उसे प्रभावित करने में वह समर्थ है। चेतन जड़ का उपयोग उपभोग भर करता है। यही ब्रह्म विद्या की मान्यता परख की कसौटी पर खरी उतरती है। यह सिद्धांत एक प्रकार से अकाट्य ही है कि जीव से जीव की उत्पत्ति होती है। निर्जीव से जीवन नहीं बनता है। कृत्रिम आर्टिफिशियल जीवन उत्पन्न करने में पिछले दिनों में जो सफलता पाई गई है, उसकी व्याख्या अधिक से अधिक यही हो सकती है कि अविकसित जीवन स्तर को विकसित जीवन में परिष्कृत किया गया। अभी ऐसा संभव नहीं हो सका है कि निर्जीव तत्व को जीवित स्तर का बनाया जा सके। संभवतः ऐसा कभी भी ना हो सकेगा। जीवन अविनाशी है। वह सृष्टि के आरंभ में पैदा हुआ और अंत तक बना रहेगा। स्थिति के अनुसार परिवर्तन होना स्वाभाविक है, क्योंकि इस जगत का प्रत्येक अणु परिवर्तित होता है और इन हलचलों के कारण ही यहाँ तरह तरह की जन्मने, बढ़ने और मरने की गतिविधियां दृश्यमान होती हैं। हलचल रुक जाए तो उसका विकल्प प्रलय, जड़ नीरवता ही हो सकती है। जीवन भी हलचलों से प्रभावित होता है और वह जन्मता, बढ़ता और मरता दिखता है। स्थूल काया की तरह सूक्ष्म कोशिकाएं भी जन्मती, बढ़ती और मरती हैं। फिर भी उनके भीतर का मूल प्रवाह यथावत बना रहता है। एक से दूसरे स्थान में वह एक से दूसरे रूप में परिवर्तित होता दिखता है। यही हलचलों का केंद्र है। इसी में सृष्टि की शोभा व विशेषता है। इतना सब होते हुए भी जीवन की मूल सत्ता यथावत अक्षुण्ण बनी रहती है। उसका बहिरंग ही बदलता है। अंतरंग को, मूल प्रकृति को अविनाशी सत्ता ही कहा जा सकता है। उसके अस्तित्व को कोई चुनौती नहीं दे सकता, काल भी नहीं। अति आदिम अवस्था में एक कोशीय प्राणी द्विखंडित होकर दो कोशों में अर्थात दो जीवों में विखंड हो जाता है। इन जीवों की ना तो कोई माता होती है और ना पिता, क्योंकि एक कोश के दो में बढ़ जाने से प्रथम कोश का अस्तित्व ही नहीं रह जाता। फिर इन नवीन कोशों का विखंडन भी होता है। इस प्रकार अतीत काल से लेकर आद्यावधि जीवनी शक्ति का अखंड स्रोत प्रभावित होता आया है और वह जीव सत्ता अविनाशी बनी हुई है। एक कोश का विखंडन होने पर जिस नवीन जीव की उत्पत्ति होती है, उसमें कोई नवीनता नहीं होती। प्रथम कोश की ही तरह वे नए कोश भी होते हैं। किंतु मैथुन द्वारा उत्पन्न प्राणियों में दो जीवों की सम्मिश्रित विशेषता उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुए जीवों के शरीर कोशों के दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला देह कोश, साइटोप्लाज्म। दूसरा बीज कोश, जर्म प्लाज्म। नर नारी के बीज कोशों के संयोग से भ्रूण कोश की उत्पत्ति होती है। इसी एक भ्रूण कोश से सहस्त्रों कोश उत्पन्न होते हैं। इनमें से कुछ बीज कोश होते हैं, कुछ जीव कोश। वैज्ञानिक वाइसमैन के अनुसार देह कोशों में तो परिवर्तन होते रहते हैं, पर बीज कोशों में परिवर्तन नहीं होता। बीज कोश से देह कोश की उत्पत्ति होती है। देह कोश के लिए यह संभव नहीं कि वह बीज कोश उत्पन्न कर सके।
बीज कोशों के द्वारा नित्य नूतन परिपूर्ण देह बनती रहती है। वह प्रवाह संतानों में चला जाता है। इस प्रकार जीवन अजर अमर बना रहता है। जीव विज्ञानी वॉल्टर ने अपने वंशानुक्रम ग्रंथ में आत्मा की अमरता के सिद्धांत को लगभग उसी स्तर पर प्रतिपादित किया है जिस प्रकार की भारतीय अध्यात्म की मान्यता रही है। मानव जड़ पदार्थों का जितना अंश है उसका मूल्यांकन उपहासास्पद है। वह तुच्छ और नगण्य है। कायिक विश्लेषण से जो कुछ सामने आता है उसका कोई मूल्य नहीं। हमारी देह में 64% पानी, 16% प्रोटीन, 14% चर्बी, 5% खनिज और 10% कार्बोहाइड्रेट होता है। मांस शरीर में 42% है। उसमें 3/4 पानी और 1/4 प्रोटीन जैसे दूसरे पदार्थ हैं। इन सब का आर्थिक या रासायनिक मूल्यांकन किया जाए तो वह 10% से भी कम बैठेगा। अन्य प्राणियों की तुलना में भी मनुष्य की शारीरिक शक्ति स्वल्प है। शक्ति के हिसाब से एक औसत घोड़ा औसत मनुष्य की तुलना में 22 टाइम्स अधिक शक्तिशाली होता है। दीर्घ जीवन की दृष्टि से भी वह कितने ही जीवों के बहुत पीछे है। संसार में सबसे दीर्घजीवी मनुष्य जिगली सिस्लिमाव नामक रूप के अजरबैजान गांव में रहता था। संसार में सबसे लंबा मनुष्य जीक कर्ल है जिसकी ऊंचाई 9 फीट 7 इंचेस है। सबसे भारी डैनियल लैम्बर्ट है जिसका भार 760 पाउंड है। ये सब आंकड़े आश्चर्यजनक हैं, पर इससे क्या अकेली व्हेल मछली ही हाथी से 5 गुनी बड़ी और भारी होती है। व्हेल साधारणतः 8200 पाउंड की होती है। जीवों में मनुष्य अद्भुत है। उसकी अंतः चेतना में ऐसी विशेषताएं पाई जाती हैं जो जीव विज्ञान की सामान्य मर्यादाओं और मान्यताओं का विलक्षण ढंग से अतिक्रमण करती हैं। ऐसा अन्य प्राणियों में नहीं होता है। वो एक सीमा तक ही अपने वंश के निर्धारित स्तर का उल्लंघन करते हैं, पर मनुष्य की विशेषताएं जब उभरती हैं तब सारे नियम कानून तोड़कर रख देती हैं और ऐसे अद्भुत प्रमाण उत्पन्न करती हैं कि जीव विज्ञानी दांतों तले उंगली दबाए रह जाते हैं। उसे सृष्टि की अद्भुत एवं अनुपम रचना कहकर अपना समाधान करते हैं। चार्ल्स स्टिन मेज जब 16 वर्ष का था तभी उसका वजन 585 पाउंड था। उसके भार में असाधारण रूप से वृद्धि होती चली गई। 38 वर्ष तक होने तक उसका वजन 740 पाउंड हो गया। उसकी खुराक आश्चर्यजनक रूप से बढ़ती जाती थी। मरने से पूर्व तो वजन में वृद्धि और भूख में अद्भुत उभार आया था। 21 जनवरी 1963 ईस्वी को उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। वह कहता था, यह खाऊपन और वजन बढ़ना ही मेरी मौत का कारण बनेंगे। सचमुच ऐसा ही हुआ। केवल 15 दिन में उसका भार 70 पाउंड बढ़ गया और इतना खाया कि खिलाने वाले चकित रह गए। यह अतिवृद्धि 2 सप्ताह में ही उसे मौत के मुंह में घसीट ले गई। अमेरिका के मॉन्टिएलो में जन्मा एक बालक रॉबर्ट अर्ल ह्यूजेस अपने जन्म समय में ही 11 पाउंड का था। वह 32 वर्ष का होकर सन 1958 ईस्वी में मरा। तब तक उसका वजन 1049 पाउंड हो गया था। उसी देश में फ्लोरा नामक एक नीग्रो महिला मृत्यु के समय 840 पाउंड की हो चुकी थी।
संसार की सबसे पतली और हल्की महिला मैक्सिको की लूसिया जेरेट है, जो 20 वर्ष की उम्र में 13 पाउंड की थी। संसार के लंबे व्यक्तियों में इलिनॉइस प्रांत के एल्टन नामक स्थान में जन्मे रॉबर्ट पशिंग वेडलो थे। वे 1940 ईस्वी में 22 वर्ष की उम्र में मरे। तब तक उनकी लंबाई 8 फीट 10 इंचेस पहुंच चुकी थी और वजन 491 पाउंड था। इससे पूर्व फिनलैंड का कैथानूस नामक व्यक्ति लंबाई का कीर्तिमान स्थापित कर चुका था। वह 9 फीट 4 इंच का था। उसकी हड्डियां अभी लंदन म्यूजियम नीदरलैंड में सुरक्षित हैं। यह तो वृद्धि की बात हुई। अब छोटे और हल्के रह जाने की बात कीजिए। 26 फरवरी 1876 ईस्वी में जन्मी राजकुमारी पॉलिन कद की दृष्टि से बहुत छोटी थी। वह 9 वर्ष की होकर मरी। तब तक केवल 24 इंच ऊंची ही हो पाई थी। इटली की कैरोलिन क्रॉचमी भी 9 वर्ष की उम्र तक 20 इंच ऊंची ही हो पाई थी। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी कोली वारी 24 वर्ष की 25 वर्ष की आयु में मरी। तब तक वह 27 इंच बढ़ पाई थी। वजन 5 किलोग्राम था। जातियों की दृष्टि से अफ्रीका के रुवांडा बुरुंडी के कुछ कबीलों की लंबाई 6 से 7 फीट तक की होती है। इसके विपरीत अंडमान निकोबार आदिवासी 4 फीट से ऊंचे नहीं उठते। कांगो अफ्रीका के बौने लोग तो इससे भी छोटे 3 से 4 फीट के ही पाए जाते हैं। कुछ दिन पूर्व समाचार पत्रों में भारत की एक अद्भुत महिला का समाचार छपा था। बनारस के गंगा घाट पर बस्तर जिले की एक आदिवासी महिला भिक्षावृत्ति करके अपना गुजारा करती थी। उसकी उम्र 22 वर्ष की थी, पर इतनी ही आयु में उसकी लंबाई 1 फीट 1 इंच पहुंच गई। लंबाई के साथ साथ उसकी खुराक भी बढ़ी। वह 2.5 किलो चावलों का बना भात खा लेने पर ही क्षुधा तृप्त कर पाती थी। उसके गरीब पति के लिए इतना आहार जुटा सकना संभव न रहा, तो वह बनारस में गंगा किनारे उसे छोड़ गया ताकि वह किसी प्रकार अपना पेट पालन कर सके। मनुष्य पशु वर्ग का प्राणी माना जाता है, पर मस्तिष्क की दृष्टि से उसने सबको पीछे छोड़ दिया है। हाथी का मस्तिष्क उसके शरीर भार का 600वां भाग ही होता है, पर मनुष्य के दिमाग का भार उसके शरीर का 60वां भाग है। इतना भारी, विस्तृत और विकसित मस्तिष्क अन्य किसी जीव का नहीं होता। उसकी मस्तिष्क की संरचना विलक्षण है। उसकी जैसी सूक्ष्मता, इतनी बारीकी और इतनी संवेदनशीलता अन्य किसी प्राणी में नहीं पाई जाती। मस्तिष्क विद्या के ज्ञाता उसमें फीलिंग, कॉन्शियस, परसेप्शन, आइडिया, जनरलाइजेशन, इरेटिबिलिटी आदि क्षमताएं इतनी अधिक विकसित देखते हैं जितने कि किसी प्राणी में नहीं पाई जाती। यूं शरीर विश्लेषण की दृष्टि से इस मस्तिष्क संस्थान को नर्व फाइबर्स और नर्व सेल का मज्जा घटक मात्र कह सकते हैं। रासायनिक दृष्टि से उसे मांस पिंड भर कहा जा सकता है, पर चेतनात्मक दृष्टि से उसकी संवेदनशीलता और सूक्ष्मता ऐसी है जिसे प्राणी जगत के अन्य किसी प्राणी के साथ तौला नहीं जा सकता। जीवन को जड़ ठहराना दुराग्रह है। उसी प्रकार मनुष्य को पशु या वानर ठहराना व्यर्थ है। चेतना का अपना स्तर है, अपना स्वरूप और अपना अस्तित्व है। वह अन्य जड़ पदार्थों की तरह किसी प्रकृति मर्यादा में सर्वथा
आबद्ध नहीं है। जीवन जड़ पदार्थों का उपयोग उपभोग करता है, वह उनसे उत्पादित या प्रतिबंधित नहीं है।